गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? तो क्या आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए रियली विलिंग हैं, इच्छुक हैं? अगर हाँ तो जुड़िए और सारे वीडियोस को देखिए। कैसे इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी अगर आपने एक एक कर सारे वीडियो अच्छी तरीके से पूरे वीडियो आपने अगर देखे, सुने और समझे तो आप कुछ ही दिनों के अंदर ये रियलाइज करोगे कि यार हम क्या सोचते थे, इंग्लिश कितनी डिफिकल्ट थी, ये तो इसमें कुछ भी नहीं निकला। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सोच रहे थे इतना बड़ा पहाड़ होगा, लेकिन है क्या? ये आप थोड़ा सा मेरे इस वीडियो को और इसके आगे आने और वीडियोस को आप देखेंगे ना, तो आप अपने आप रियलाइज करेंगे कि असल में अभी तक हमने क्या सीखा। ठीक है ना? अब देखिए, इंग्लिश में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम है और वो उस प्रॉब्लम में ही हमेशा जो है उलझे रहते हैं। वो प्रॉब्लम किस वजह से है, ना तो उन्होंने कभी इस बारे में सोचा और ना ही जिन टीचर्स से उन्होंने सीखा, जिन टीचर्स से वो पढ़े, ना उन्होंने उसके बारे में कभी सोचा। इसीलिए वो प्रॉब्लम जैसी थी वैसे ही है, अभी तक कोई चेंज नहीं आया। आप ट्रांसलेशन की बात हम करते हैं, टेंसेस की बात करते हैं। मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो वाले में बताया और कि किस तरीके से हम ट्रांसलेशन यानी टेंसेस को बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। जब अभी इसको रियलाइज करेंगे, अभी तो ये स्टार्टिंग है, लेकिन स्टार्टिंग से सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपको जो सबसे ट्रांसलेशन का जो सबसे फर्स्ट वीडियो यानी इससे पहले वाला जो वीडियो रिलीज किया गया आपके लिए, उससे आपको बड़े अच्छी तरीके से पूरा समझना होगा। उसमें सारी बेसिक्स ट्रांसलेशन से रिलेटेड, टेंसेस से रिलेटेड पूरी बेसिक्स उसके अंदर दी हुई है। उसे अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं आपको यहाँ से आगे और टेंसेस कराऊंगा। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेने वाले। टेंसेस हम 15-15 दिन तक पढ़े, किसी ने हमें टेंसेस 20 दिन में कंप्लीट कराए। एक्चुअली होता क्या है, टीचर्स कंप्लीट देयर टास्क ऑफ टीचिंग द टेंसेस टू द स्टूडेंट्स देयर। क्या होता है, टीचर्स छात्रों को अपना पढ़ाने का, टेंसेस कराने का जो एक चैप्टर है इंग्लिश का, उसे कराने का काम पूरा कर देते हैं। बट एक्चुअली टीचर्स से कराने से थोड़ी पूरा होगा। पूरा कब होगा, जब वो चीज़ें बच्चों को आ जाएंगी, when they will be at the fingertips of the students। उनकी उंगलियों पर होंगी वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप चलिए देखते हैं। हम इसमें इस वीडियो में कुछ टेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे, उनके ट्रांसलेशन में आपको जो है करवाऊंगा, उसमें हिंदी से इंग्लिश करवाऊंगा। देखिए, एक चीज है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये आपका गलत सोचना है। इसमें आप एक तरफ से, तो मैं आपको अभी तो आपको लगेगा कि हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं बनाना, बट आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी करना सीख रहे हैं। जो पूरे टेंसेस हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल दे देकर पूरा बताऊंगा कि देखो आपने इन टेंसेस को सीखने के बाद क्या सीखा। ठीक है ना? चलिए चलते हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें सबसे पहले हम आज बात करेंगे इंडेफिनिट टेंसेस की। इंडेफिनिट टेंसेस को, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई भी हो, इन्हें हम सिंपल टेंसेस के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे हमने कहा इसमें पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका मतलब है पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। ठीक है, थोड़े सिंपल में एक दो फॉर्मूले और ऐड होते हैं, उनको अपन आगे जाके लेंगे। पहले इंडेफिनिट को क्लियर करते हैं। हमने पास्ट से शुरू किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे से आएगा, हमारे सामने आएगा और फिर हम आगे की बात करेंगे, सीक्वेंस के साथ लेंगे। पहले हम सारे इंडेफिनिट को स्टडी करेंगे, इसका सारे कंटिन्यूअस को स्टडी करेंगे,
इसके बाद सारे परफेक्ट को स्टडी करेंगे। ऐसे ही हम जो भी आगे आएंगे सब को स्टडी करते चले आएंगे के बाद। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें आपकी देखो इसकी आइडेंटिटी जो होती है उसे आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना, आइडेंटिटी मीन्स पहचान। इसमें आपका था या था, ई और ई थी। ठीक है ना, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी समझ लेते हैं हम। यानी इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या वर्ब लगती है। इसमें आपका सब्जेक्ट लगता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए मैं जहां भी आपको ब्रैकेट लगाऊं समझ लें, वो अगर जरूरी है तो उसको यूज करेंगे, नहीं है वहां पर उसको यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होगा, ब्रैकेट का मतलब है कहीं मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से आपको ब्रैकेट का मतलब समझा रहा हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ब्रैकेट में यानी इसका मतलब है या तो वो यूज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। वो हम स्ट्रक्चर देख करके और अभी बताऊंगा उसके बारे में पता करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हेल्पर्स में प्लस इसके बाद आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसमें आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये जो अदर वर्ड्स हैं इनके बारे में आपको पहले बताया, ये एडवर्ब्स होते हैं। अदर वर्ड्स नाम का कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता। ये क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। तो एडवर्ब्स होते हैं तो उसको हम अदर वर्ड्स ही लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपका आया। अब इसमें हम देखेंगे नेगेटिव में क्या लगाना है। इसके नेगेटिव में हम लगाएंगे सब्जेक्ट इसका आपका डेड, इसका हेल्प वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट लग जाएगा इसके बाद, प्लस इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका अदर वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका मैंने इनके फॉर्मूले सिर्फ बताए हैं पहचान के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें अगर इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक ऐसे इंट्रोगेटिव जिन्हें हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं, और वो कौन से होते हैं जिन्हें यस नो क्वेश्चन कहते हैं, ऐसे सेंटेंस जो हिंदी में तो उनका सबसे जो पहला वर्ड होता है वो क्या होता है, यानी वो क्या से स्टार्ट होते हैं, और इंग्लिश में उन्हें हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। यानी अगर इंग्लिश हिंदी में सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उसे इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें अगर आपको शुरू में क्या आ जाएगा तो इसकी हेल्प वर्ब डेड है जो हम सब्जेक्ट के पहले यूज करने लेंगे, बाकी सब जाके था रहेगा। ठीक है, दूसरा होता है जिन्हें अपन WH क्वेश्चंस भी कह देते हैं, या उन्हें अपन क्वेश्चन वर्ड भी कह देते हैं, WH वर्ड भी कह लेते हैं। यानी हिंदी सेंटेंस के बीच में कहीं कोई क्वेश्चन वर्ड आया, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या आ जाए, भले नो प्रॉब्लम। ठीक, क्या भी आ सकता है, आ जाए। तो अगर बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे ये आपका आया, अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड हमने सबसे पहले लगाया, इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आया। जैसे इसमें आपका हेल्प वर्ब है डिड, तो ये आपका इसमें डिड आ जाएगा। इसके बाद आपका ये सब्जेक्ट का डिड आ गया ना, सब्जेक्ट। इसके बाद देखो ब्रैकेट यूज हुआ, इसका मतलब नॉट होगा तो ठीक है, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगाएंगे। वी फर्स्ट, इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और अदर वर्ड्स यानी एडवर्ब होगा वो हमारा बाद में ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने इसका, देखिए मैंने सिर्फ आपको एक इसका बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला। आपको आगे से कोई ना तो नेगेटिव का कोई फॉर्मूला लर्न करना है, ना आपको कोई इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लर्न करना है, आपको सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, इससे ही समझें कि अगर मैं आपसे पूछूं या कोई आपसे पूछे या कोई ना पूछे तो आप खुद अपने आप से पूछें कि अगर सेंटेंस में नहीं आता है तो उसके लिए हम नॉट यूज करते हैं, वो नॉट हम कहाँ लगाएंगे, तो वो ध्यान रखिएगा। नॉट हमेशा जब भी सेंटेंस में यूज होगा वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है सारे सेंटेंसेस में, चाहे वो सेंटेंस आपका एक्टिव हो चाहे वो पैसिव में हो। ठीक है ना, और अगर शुरू में सेंटेंस में हिंदी में क्या आता है तो किसी भी टेंस का आ जाए, एक्टिव पैसिव कोई भी हो,
उसे हम हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। यानी जो हेल्पिंग हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में सब्जेक्ट के बाद यूज होता है, वो हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट से पहले यूज होने लग जाता है अगर हिंदी में सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो। अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या, कोई भी अगर आ जाता है सेंटेंस के बीच में हिंदी में, तो उसे हम इंग्लिश में हमेशा उसी के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, जो चीज़ें आपको फिक्स कर लेनी है। क्या फिक्स कर लेना है कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर है तो नहीं लगेगी तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब, इसकी जो फॉर्म लगेगी वो यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं इसे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो एडवर्ब्स या कहते हैं अदर वर्ड्स होते हैं वो आ जाएंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसमें नॉट लगाना होता है, नॉट हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसको अपन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो हम उस सेंटेंस को फिर उसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर ये अच्छी तरह ध्यान रखेंगे तो सारे सेंटेंस के लिए एक ही फंडा है, कुछ अलग नहीं है। अब हमने जो प्रेजेंट का एक पास्ट के हमने फॉर्मूले लिख लिए हैं, अब हम इसमें लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसकी हमारी आइडेंटिटी होती है, तीनों के एग्जाम्पल एक साथ करेंगे, आप देखेंगे। इसकी आइडेंटिटी हमारी है ता है, ठीक है ना, एक ही लिख देते हैं, काफ़ी है, ता है, तिये, ते है, ताहूँ, सब आपका हो जाएगा। इसका आपका जो फॉर्मूला है वो इसमें आपका आता है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेट में नहीं आती इसलिए नहीं लिख रहे हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव में आएगी तो वो लिखा जाएगा। इसके बाद आपका वी फर्स्ट या इसके साथ एस या एस, देखिए जी ऐसे भी आपको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, यानी जब ये यूज होगी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, जरूरत नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आपके अदर वर्ड्स या एडवर्ब्स कहते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो आपकी होती हैं डू और डज, ठीक है ना। इसकी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू या डज। तो इसके नेगेटिव में क्या करेंगे, देखिए सब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वहाँ पर डू या डज जो भी लगाना हो वो लगा देंगे, उनके बाद अपन नॉट यूज़ कर लेंगे, और फिर मेन वर्ब क्या आएगी उसके बारे में भी बता रहे हैं आपको। अब देखिए, अब यहाँ पर इसमें बात हो रही है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाएं, एस या एस कब लगाएं। तो सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ एस या एस लगा देते हैं। लेकिन ये किसी बच्चे को नहीं पता है, ना ही कोई टीचर इसको बताता है, और ना ही बच्चा इसको पूछने की उसको ज़रूरत महसूस होती है। बट टुडे आई एम आस्किंग यू दैट, हम वर्ब के साथ एस या एस क्यों लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ ऐसे से लगाएं, तो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ब के साथ क्यों हम वर्ब के साथ ऐसे ही क्यों लगाते हैं, क्या हो जाता है उससे, ये आप सुन लीजिए अच्छी तरीके से। देखिए, जो वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, जो रूट फॉर्म आपकी वर्ब की होती है, वो आपकी हमेशा ध्यान रखेंगे प्लूरल होती है। अगर वो प्रेजेंट में सिंपल में यूज हो रही है, वो फर्स्ट फॉर्म है, बिना हेल्पिंग वर्ब के अगर सीधे सीधे फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो आपकी प्लूरल होती है। और ग्रामर का एक रूल होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब है ना, वो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा जो है प्लूरल होता है तो हमारी वर्ब भी उसके साथ कैसी आनी चाहिए, प्लूरल ही आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, प्लूरल अगर होगा, तो प्लूरल के साथ हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। और वर्ब की प्लूरल फॉर्म कौन सी होती है, अगर जो फर्स्ट फॉर्म सीधे आ रही है तो वो आपकी होती है प्लूरल, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर हम इसके सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो फिर हमें वर्ब भी सिंगुलर लगानी पड़ेगी, और चूंकि फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है तो उसको अपने सिंगुलर बनाना पड़ेगा। सिंगुलर कैसे बनाएंगे,
तो आप इसलिए ध्यान रखें, अगर हम वर्ब के साथ एस या ई एस या और आई एस वगैरह जो लगाते हैं ना, ये ऐड कर दें तो वो वर्ब हमारी बन जाती है सिंगुलर। क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम वर्ब के साथ एस या ई एस क्यों यूज करते हैं। क्यों करते हैं? वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर हम सब नाउन के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है प्लूरल, लेकिन यदि हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो वो वर्ब बन जाती है सिंगुलर। तो क्लियर हो गया, हम एस क्यों लगाते हैं? वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। अब आप अपने साथियों को बताएंगे, साथियों से पूछेंगे, ठीक है ना, कि वर्ब के साथ एस या एस लगाने से क्या होता है। ठीक है ना, सिर्फ रटना नहीं है कि सिंगुलर आ गया तो वर्ब के साथ एस लगा लेंगे, प्लूरल आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे। नो, यू डोंट हैव टू क्रैम दैट। तो अब हम इसका, आपने समझा वर्ब के साथ एस क्यों लगाते हैं, क्या इसका फंडा है। अब हम इसमें आगे चलेंगे, हम इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का भी फॉर्मूला ऐड कर देते हैं और फिर इन तीनों को हम एक साथ स्टडी करेंगे। ये कुछ इससे आपके लिए आसान होगा, इसलिए इस तरह एक साथ कर रहे हैं। इससे कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, बड़ा ही आसान आपको और लगेगा। कम टाइम में ज़्यादातर मैक्सिमम हमारे सेंटेंसेज या टेंसेज हो जाएंगे। तो हमारा ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। इसको आप देखेंगे, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, गा गी गे। ठीक है ना, इसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट इसमें हमारी हेल्प वर्ब बिल या सेल यूज होती हैं। इसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, आपके अदर वर्ड्स कह दें या एडवर्ब्स कह दें। और अब यहाँ से हम आपको किसी भी टेंस का कोई नेगेटिव इंटरव्यू का फॉर्मूला नहीं लिखाएंगे, आप खुद समझ लें। अगर आपको नहीं चाहिए नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना है, तो हमेशा अपन हेल्पिंग वर्ब जो भी आएंगे ऑक्सिलरी वर्ब उनके बाद लगाएंगे। शुरू में क्या आएगा तो हम जो भी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। कोई क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आएगा तो हमारा वो सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ एक बात आएगी, बिल और सेल का यूज हम कब करें, कब बिल का कब सेल का। तो वैसे जनरली हम पढ़ते आए हैं कि आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल, बाकी सब साथ बिल का यूज़ करते हैं। अगर आपको सिंपली कुछ राइट करना है, आपके क्वेश्चंस कुछ बनाने हैं, आपको आंसर्स लिखने हैं, आपको कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कुछ आपको इस तरह से अगर आर्टिकल कोई लिखना है तो आप सब के साथ बिल का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, स्पोकन में हम अक्सर कर आई विल बिल का यूज़ करते हैं, सबके साथ आप करें, नो प्रॉब्लम। जब एग्ज़ाम्स में अगर कहीं ब्लैंक आ जाते हैं फिल करने के लिए या कहीं कोई एरर डिटेक्टिव आ जाता है तो वहाँ हमें ज़रूर देखना होगा कि बिल और सेल का यूज़ कब करते हैं। ये आपको मॉडल्स के यूज़ में आपको कराऊंगा, फिर भी थोड़ा सा यहाँ आपको इस पर एक थोड़ी सी लाइट थ्रो कर लेते हैं। और वो ये है कि अगर सेंटेंस में जनरल सेंस प्रोड्यूस हो रहा हो तो आई और बी के साथ सेल, बाकी सब साथ बिल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में किसी को थ्रेट, धमकी दी गई हो, कोई किसी से प्रॉमिस, कोई वादा किया गया हो, कोई किसी को डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की बात की गई हो, या कोई कमांड, कोई आदेश जिसको टाला नहीं जा सके, अगर ऐसी बातें हैं तो फिर हम वहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। आई और बी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ अपन बिल का यूज़ कर लेते हैं और बाकी सबके साथ अपन सेल का यूज़ कर लेते हैं। इसके और भी जो भी यूजेज हैं वो सब अपन आगे चल के जब मॉडल्स में पहुँचेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी आपको मैंने बता दिया, काफ़ी सारा इतना काफ़ी होगा। तो ये देख लें, हम यहाँ आप नो प्रॉब्लम सबके साथ बिल का यूज़ करें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब ये तो हमारा हो गया, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा रट क्रेम करना पड़ेगा। क्या क्रेम करना पड़ेगा कि आपको किस आइडेंटिटी के साथ कौन सी हेल्प वर्ब लग रही है, कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म लग रही है, जी आपको याद रखना है और बाकी कुछ याद नहीं करना। आइडेंटिटी याद करनी है, सारी पहचान याद करनी है और उसके साथ कौन सी हेल्प वर्ब, कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म लग रही है, ये आपको याद करनी है। ये तो आपको रटना पड़ेगा अच्छी तरीके से। अगर ये आपको याद नहीं होंगी तो आप कैसे बिना देखे सेंटेंस बना नहीं पाएंगे, कौन सी वर्ब कहाँ लगेगी कैसे मालूम चलेगा। ये सब याद करने हैं। मैं आपको ये वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो क्लास में क्या होता है हम पूछते भी हैं,
आए दिन इसको पूछा जाता है। और पूछना कैसे है, मैं मान लो आपसे पूछूं कि बताइए था या या था का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद कैसे करनी है। सब्जेक्ट सबको पता है, पहले ही आता है। उसके बाद आपको लगाना है B2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, या कहते हैं इसमें नेगेटिव वगैरह में आएगा तो डिड नॉट बी फर्स्ट लग जाता है जी। आपको बस याद करना है हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ कौन सी मैनर की फॉर्म आती है, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान क्या होती है, बस सारे टेंस के जी आपको याद करना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें बस, वो भी आपको लास्ट में टेंस पूरे खत्म हो जाएंगे ना, तो आपको वो भी मैं बहुत जल्द से जल्द आपको थोड़े से टाइम में आपको सारे यहीं याद करा दूंगा ऑन दिस वीडियो। ओके, देखिए अब हम इसके करना शुरू करते हैं, ट्रांसलेशन के सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। पहले छोटे छोटे से बना लेते हैं, सिंपल बनाएंगे, फिर थोड़े बड़े बड़े से भी बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर आपका गागी के यानी फ्यूचर आता है तो इसमें आप बिल सेल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अगर आपका तायती आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, तो फर्स्ट फॉर्म एस का यूज़ करते हैं। वर्ब ध्यान रखना है, एस कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम एस वाली फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब लग जाती हैं डूडस जैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो फिर हमें कोई ऐसे यस कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई ना तो फिर जो सिंगुलर और प्लूरल जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से डिसाइड किया जाता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है ना। फिर हमें मेन वर्ब से कुछ लेना देना नहीं है, फिर तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट था या था आता है तो उसको हम B2 लगाएंगे। इसके कैसे करेंगे आप देख लेंगे, ठीक है। अब हम इसके सेंटेंस कुछ करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे एग्जांपल इसकी। जैसे मैंने क्या लिखा, मेरे गांव में किसान हर साल सरसों उगाते हैं, ठीक है। मेरे गांव में किसान हर साल सरसों उगाते हैं, ये आपने देखा। थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूं, सरसों उगाते हैं। देखिए कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टेंस का है। तो आपने देखा यहां पर आ गया ते हैं, ठीक है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से करेंगे तो कोई भी सेंटेंस आपसे बचेगा नहीं बिना ट्रांसलेट किए हुए। एक बार के लिए आपको मीनिंग याद नहीं होगा, उसका वर्ड पता नहीं होगा तो एक अलग बात है, लेकिन ग्रामेटिकली आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर सेंटेंस को करना है बच्चे से, ज़्यादातर मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियोज़ के पहले बारे में बताया कि बच्चे क्या समझते हैं कि शुरू में आ गया वही सब्जेक्ट होता है। ये आपको गलती नहीं करना, यू डोंट हैव टू मेक दिस मिस्टेक हियर आफ्टर। यहाँ से आगे आपको ये गलती नहीं करनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको उनको छांटना शुरू करना है इसमें से, इसके सब्जेक्ट इसमें कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, अदर्स कहाँ है। मैंने आपको पहले बताया था सबसे पहले वीडियो में, अगर आपने वीडियो पहला नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसी के बाद ये चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। उस वीडियो के बिना हम फिर वही रटने वाली बातें होंगी, वो फिर आपको भी अच्छी तरह सीखने नहीं आ पाएगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, पीछे ट्रांसलेशन का पार्ट 1 है आपका, ठीक है उसको। तो इसमें क्या है, मैंने बताया था कि हम इनको छांटना शुरू कर लें। और सबसे पहले हम छांटना शुरू कहाँ से करें, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग से स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका होता है वर्ब। तो वर्ब से स्टार्ट करते हैं। वर्ब मीन्स कोई भी कार्य करना या होना हमारा होता है वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है देखते हैं, क्या काम हो रहा है इसमें, उगाते हैं। इस तरह आपको छांटना है, जो वर्ब हो गया। अब आपको छांटना है सब्जेक्ट। तो ये वर्ब ही आपके लिए सारे रास्ते ओपन करेगी, सब्जेक्ट को भी यही बताएगी, ऑब्जेक्ट को भी यही बताएगी कि ये रहा। और फिर इसके बाद बच जाएंगे, इनके बाद तीनों के बाद वो आपके एडवर्ब्स होंगे या कहते हैं अदर वर्ड्स होंगे। तो इसमें हम सब्जेक्ट को देखते हैं। तो क्या करें, मैंने आपको बताया था कि हम इसी वर्ब के साथ अगर हम कौन किसने लगाएं तो हमें इसका आंसर जो सेंटेंस में मिलेगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट। तो उगाते हैं, इसके साथ में लगाया कौन उगाते हैं, तो इसमें पता करें कौन उगाते हैं, किसान। तो ये हो गया सब्जेक्ट। चाहे जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट में होता है डूअर। डूअर मीन्स सब्जेक्ट, करना, करने वाला। तो उगाने वाला कौन है इसमें, किसान। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब हमें छांटना है इसमें ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वर्ब ही हमें ऑब्जेक्ट बताएगी। हमें इसके साथ क्या, किसे, किससे, किसको लगाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कई सेंटेंसेस में कुछ वर्ब ऐसी जो दो ऑब्जेक्ट लेके चलती हैं, तो वो दोनों भी होंगे, दोनों मिल जाएंगे, एक होगा तो एक मिल जाएगा। तो इसमें देखते हैं, उगाते हैं, हमें ऑब्जेक्ट छांटना है, क्या उगाते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या उगाते हैं, ये हमें मिल गया, इसमें सरसों हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब आपके हर साल ये एडवर्ब ऑफ आपका अदर वर्ड्स कह लें या एडवर्ब ऑफ प्लेस, और हमारे गांव में ये भी एडवर्ब प्लेस ही है।
ठीक है ना। तो ये आपके अदर वर्ड्स हो गए दोनों। अब आपको इनको सही सिस्टम से सेट करके एक सेंटेंस में अरेंज करना है, डेकोरेट करना है कि कौन सी चीज़ किस जगह आएगी। देखिए, अगर हम अपने घर में भी अपने रूम में भी अगर चीज़ों को इधर उधर सारा बिखेर के डाल दें या सीक्वेंस से ना लगाएं, ऑर्डर से, क्रम से, या कहते हैं सही तरीके से उनको डेकोरेट ना करें, उन्हें उनकी सही जगह पर ना लगाएं, तो हमारा रूम भी हमें ऑड दिखता है, ऑकवर्ड दिखता है। और अगर वही रूम को अगर हम ढंग से इसको पूरा अरेंज कर दें, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से जिसकी जगह जहाँ पर है उसको उस जगह पर लगा दें, तो वही हमारा रूम जो है हमें अच्छा सा ब्यूटीफुल दिखने लग जाता है, नाइस रूम दिखने लग जाता है। तो लुक भी बनता है और उसका सही मतलब भी चलता, काम पता चलता है। तो वही आपको यहाँ भी इनको अगर एक भी चीज़ आपने इधर-उधर कर दी, सही जगह पर नहीं लगाया, तो सारा सेंटेंस आपका यूजलेस कहते हैं या कह देंगे मीनिंगलेस हो जाएगा। तो क्या है इसका, देखिए आपको देखें तायस का फॉर्मूला देखें। सबसे पहले ये आ रहा है आपका तायत, ये वाला है ना जी। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट देख के लगाएं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसान, तो हमने यहाँ लगाया फार्मर्स। अब जो ज़्यादा है प्लुरल है, तो प्लुरल है तो हम वर्ब प्लुरल लगाएंगे, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है हमारी प्लुरल, तो ऐसे से नहीं लगाना है। अब तो अब क्या करें, वर्ब की देखो हेल्प में तो लगाना नहीं है फॉर्मेटिव में, तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाना है। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, उगाना, उगाने के लिए हमने लगाया यहाँ पर ग्रो, ठीक है ना। अब ये तो लगाना नहीं, हमें लगाना है इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, अब सरसों, तो जो आपका आ गया मस्टर्ड। इसके बाद आपके वर्ड्स आ गए, ये आ जाएगा इन आवर विलेज, इन माई, आवर नहीं इसमें माई आ जाएगा, ठीक है ना। इन माई विलेज एवरी ईयर, ये हमारा जी पीछे आ गया हर साल, एवरी ईयर, और माई विलेज हमारा जो आ गया। ये आपका सेंटेंस बन गया। आई होप इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। हम इसके और भी एग्जाम्पल अभी कर रहे हैं, एक एक से आप देखते जाएंगे, करते जाएंगे। अब देखिए, अगर इसी सेंटेंस में मैं कह दूं, आगे लगा दूं इसमें क्या, मेरे गांव में किसान हर साल सरसों उगाते हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने आपको बताया था, देखो क्या लिखा है, डू और डज, सिंगुलर के साथ यानी माइनस सिंगुलर के साथ डज लगता है और प्लुरल के साथ डू। तो यहाँ पर तो फार्मर्स प्लुरल है, तो हम इसमें लगाएंगे डू। तो देखिए इसमें आपका शुरू में क्या आ गया, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। देखो यहाँ आ रहा है ना, क्या आने पर बताया था आपको, हेल्प वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और अगर बीच में क्या आ जाएगा तो हम उसको क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो हम हेल्प वर्ब को आगे ले आए, इसमें डू ज़्यादा है तो इसका आना चाहिए हमारा डू, ठीक है ना। तो डू फार्मर्स ग्रो मस्टर्ड इन माई विलेज एवरी ईयर, अकेला डू आगे लाया और सब जो कि तो रहा। अगर इसमें कर दें, क्या मेरे गांव में किसान हर साल सरसों नहीं उगाते हैं, तो नहीं और आ गया। तो इसमें तो आपका डू हेल्प में वही लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये हम देखो सब्जेक्ट के बाद नोट देखिए आ रहा है आपका, हेल्प में आगे आ गया, सब्जेक्ट आ गया, इसमें अपना नोट आ रहा है, तो हम ये नॉट यूज़ कर लेंगे। कहाँ, सब्जेक्ट यानी डू फार्मर्स नॉट ग्रो, बाकी आपका सब जो की तो रहेगा, ठीक है। अगर हम इसमें ये कर दें, ये भी हम हटा दें इसमें से। अब हमने इसको किया, क्या किया कि हमारे गांव में किसान हर साल सरसों क्यों उगाते हैं, क्यों आ गया, यानी आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो सबसे पहले देखो हम उसको लिखेंगे, वो क्वेश्चन वर्ड को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा वाई, क्या लिखेंगे इसमें, उसका मीनिंग हमने लिखा वाई। इसके बाद क्या लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें तो डेड पास्ट का इसलिए लगा रहे हैं, इसमें इसका जे है, तो डू लगाया, और इसके बाद हमारा जो है क्या हो गया, फार्मर, सब्जेक्ट आ ग्रो मस्टर्ड इन माई विलेज एवरी ईयर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसको सिस्टमेटिकली समझना है कि बीच में क्या क्यों आता है, तो सबसे पहले उसका मीनिंग, शुरू में क्या आता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो आपने देखा, अब हम देखो किसी भी सेंटेंस को हम इसी तरीके से बनाना है, बस हमें सिर्फ इसमें वर्ब्स का ध्यान रखना है, कौन सी वर्ब यूज होनी है। तो आप इसमें कोई भी सेंटेंस आ जाता है, हम कैसे बनाएंगे इसको हम देखते हैं। हमारे स्कूल में कई बच्चे अगले महीने अंग्रेजी सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट वहीं से करना है। देखिए जब पहला आपका टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको बड़े आराम से करा रहा हूँ।
इसके आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी स्पीड भी थोड़ा सा एक्सेलरेट होगी, क्योंकि अभी आप तैयार नहीं हैं। आप जब तैयार हो जाएंगे तो आपको भी साथ लेके ही चलना होगा स्पीड के साथ, जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। देखिए हमारे स्कूल में कई बच्चे अगले महीने अंग्रेजी सीखेंगे। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टेंस का सेंटेंस है। तो हम देखा गे आ गया, सीखेंगे अगले महीने, अगली यानी फ्यूचर का हो गया, यानी हमारा हो गया जी फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब इसमें हमें छांटना है वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम छांटेंगे इसमें वर्ब को, वही क्या काम हो रहा है इसमें, सीखने का वर्ब हो गया। अब वही हम छांटे इसके साथ कौन किसने लगाए, कौन सीखेंगे, तो आ गया कई बच्चे, सब्जेक्ट हो गया। क्या सीखेंगे, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगले महीने और हमारे स्कूल में आपके जो हो गए अदर वर्ड्स, क्या कहते हैं, एडवर्ब है। अब इनको अपन बनाते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि अब जो गागी के फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट का आ गया, इसमें हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी इसमें विल शैल प्लस वी फर्स्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो इसमें भी क्या लगा रहे हैं, सब्जेक्ट, सब में ही लगता है वो तो आपका आ गया इसमें कई बच्चों के लिए मैनी चिल्ड्रन। अब इसका बिल सेल, इसमें देखिए बिल और सेल हमारे मॉडल वर्ब हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी हमारा सिंगुलर प्लूरल वाला फंडा काम नहीं करेगा। मैंने आपको बताया हम ट्रांसलेशन में या स्पोकन में सब के साथ हम बिल यूज कर लें, बाकी हम सब चीज़ें बताएंगे, मैंने थोड़ा बताया भी था आपको अभी। तो इसमें बिल, इसके बाद क्या रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या वर्ब है इसमें, सीखना, लर्न। इसका बताएगा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इंग्लिश, ठीक है। हमारे स्कूल में इंग्लिश नेक्स्ट मंथ करते हैं यहाँ पर, या हमारे स्कूल में करते हैं इसमें, हमारे स्कूल में इन आवर स्कूल नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना जी। आपका बिल्कुल आसानी से बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी सेंटेंस हो आप आराम से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिसमें भी अगर हम करेंगे ना, अगर हमने किया हमारे स्कूल में कई बच्चे अगले महीने अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, अगर हमने यहाँ किया तो इसके लिए हमें नोट लगाना होगा। वो आपको पता कहाँ लगाएंगे, हेल्प वर्ब के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। इसमें क्या ऑक्सिलरी वर्ब, बिल है, इसका तो हम नोट लगा देंगे, बन गया, और हमें कुछ नहीं करना, सब जो की त्यों रहेगा। अगर हमने इसमें करा दिया, क्या हमने आगे लगा दिया, क्या हमारे स्कूल में बाकी सब जो कि तुम्हारा है, तो अब क्या करेंगे, ये जो बिल हमारा सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, शुरू में क्या आते ही क्या होगा, ये हमारा जो है आगे आ जाएगा। नोट तो ठीक है, हमारा बिल आगे आ गया, ठीक है ना। अगर इसको अपन यहाँ क्या ना लगाते हुए बीच में लगा दें, हमारे स्कूल में कई बच्चे अगले महीने, ये हमें क्या सीखेंगे। तो अब इसमें देखिए हमारा इसमें ऑब्जेक्ट गायब हो गया। सीखेंगे वर्ब, कौन सीखेंगे, कई बच्चे, क्या सीखेंगे, खुद ही पूछ रहा है, किसे सीखेंगे, कुछ नहीं पता, यानी इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो हमारे स्कूल में और अगले महीने हमारे जो अदर वर्ड्स हैं, तो इनको अपन देखो कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले अपन कोई क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, बीच में आ गया इसलिए क्या, व्हाट। अब इसमें बिल सेल का यूज करेंगे, बिल हेल्प में हो गया। अब सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या है, मैनी चिल्ड्रन। अब उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसमें नॉट तो है नहीं, इसमें लर्न, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट आएगा इसके बाद, इन आवर स्कूल नेक्स्ट मंथ। जी आपका हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली तरीके से अगर आप काम करेंगे तो। और देखते हैं, और भी करते हैं, ये आपका हो गया ना। अब इसमें और भी एक हाथ और लेके चलते हैं। तो आपको बस तरीके से सिस्टम से काम करना है। मैंने मैंने लिखा कक्षा 10 के कई छात्र या कई छात्रों ने पिछले साल संगीत सीखा था। देखिए संगीत सीखा था,
सीखने का काम वो कंप्लीटली परफॉर्म कर पाए या नहीं, कुछ नहीं क्लियर चल रहा। इसका मतलब ये इंडेफिनिट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म V2। बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हमने पहचान भी लिया, खा था यानी या था आ गया। अब वो छांटने का काम, अगर आपने छांट लिया सब चीज़ों को सही से, तो आपका कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर नहीं छांट पाए तो प्रॉब्लम आएगी। तो हमने देखा क्या काम हो रहा है इसमें, सीखना, सीखा। किसने सीखा, सीखने वाला कौन है? तो देखो इसमें के आ रहा है। अगर के अलावा मैं, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे कुछ भी आता है तो ये हमारा अलग होता पूरा। लेकिन अगर के लगा हुआ है तो के साथ हमारा आगे पीछे वाला जो भी दिया है पूरा एक ही है, चाहे तो जो पूरा सब्जेक्ट हो, चाहे जो पूरा ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, इन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते, एक ही रहता है। हमेशा आपको ध्यान रखना, के अगर आ गया, काकी के आ गया तो ठीक है ना। तो ये हमारा यानी किसने सीखी, यह संगीत किसने सीखा था? कक्षा 10 के कई छात्रों ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या सीखा था? संगीत हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और जी हमारे हो गए अदर वर्ड्स, एडवर्ब। कुछ नहीं, आराम से बनाएंगे, देखिएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए जब काकी की आपका आता है तो इस काकी के लिए अपन, मैंने आपको नाउन बताया था, हम पजेसिव साइन अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं और ऑफ का भी यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ और आपको थोड़ा सा डिटेल कर दूँ। देखिए अगर कोई हमारा लिविंग आता है, इसके पहले, काकी के पहले अगर कोई लिविंग आ जाता है, कोई इंसान, पर्सन आ जाता है, तो हम सीधे सीधे उस पर्सन का नाम लिखेंगे और उसके साथ अपन अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो इस एस से काकी का अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है। और अगर आगे नॉन लिविंग आ रहा है कोई, तो फिर हम काकी के लिए हम लगाएंगे इसमें ऑफ, और फिर हम इसको सीधे यहीं से स्टार्ट नहीं करते हैं। जब इंग्लिश बनाएंगे ना, कक्षा 10 के कई छात्र, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या होगा? मैनी स्टूडेंट्स ऑफ, ये बाद में आएगा क्लास 10th, ये आप सब्जेक्ट आ गया। अब हम इसमें लगाएंगे वर्ब की हेल्प में, लगना नहीं है, सेकंड फॉर्म V2। क्या है इसमें? सीखा, तो ये हो गया हमारा लर्न्ड। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट, क्या है इसमें? संगीत, म्यूजिक। अब आ गया अदर वर्ड्स, क्या है हमारे? पिछले साल, लास्ट ईयर, जी आपका हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप देखते जाइएगा। और इसमें नहीं, और भी आगे बहुत सारे आपको मुझे ट्रांसलेशन सिखाने हैं। ओनली टेंसेस से ही नहीं कि हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से सीखेंगे, हम आगे मॉडल्स के, जो आपकी इंग्लिश को एकदम से बूम करेगा, आप इंग्लिश को एकदम से बूस्ट करेगा। आप खुद रियलाइज करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बन गया। अगर इसी को अपन नेगेटिव बनाएं कि कक्षा 10 के कई छात्रों ने पिछले साल संगीत नहीं सीखा था, अगर ये बन गया नहीं, तो नेगेटिव बनाएंगे। तो इसमें क्या लगा रहे हैं? डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी फिर। तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट हमारा यही आ गया, इसमें पहले वही कोई रहेगा। देखो सब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद हम डिड नॉट लगाएंगे। तो हमने यहाँ लगाया सब्जेक्ट का, डिड नॉट लगाया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सीखने का लर्न, और बाकी हमारा सब ज्यों की त्यों रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चेंज नहीं करना। अगर इसमें आपका शुरू में आ जाता है क्या, तो वही फंडा फिर अपनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट में ले आएंगे। तो जो डिड नॉट जो लगा हुआ है, ये डिड हमारा यहाँ आगे आ जाएगा। डिड मैनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th नॉट, इसमें नहीं भी दिया है, देखिए, नॉट लर्न म्यूजिक लास्ट ईयर। क्या पिछले साल कक्षा 10 के कई छात्रों ने संगीत नहीं सीखा था? अब अगर इसमें आ गया, ये हम इसको अब चेंज करते हैं यहाँ से, ये आ गया कक्षा 10 के कई छात्रों ने पिछले साल संगीत, थोड़ा यहाँ चेंज कर रहे हैं हम इसमें, कब सीखा था? तो इसमें कब लग गया क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, तो आप इसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें कब आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो इसी के ही हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लगाएंगे, इसका मीनिंग लगाएंगे। तो व्हेन, अब इसका लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, इसमें डिड लगता है, डिड। अब सब्जेक्ट आएगा, वही आएगा मैनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देखो फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, लर्न म्यूजिक लास्ट ईयर।
क्या कक्षा 10 के कई छात्रों ने, जी हम इसमें हटा देंगे क्योंकि कब आगे ना, संगीत कब सीखा था। तो व्हेन डिड मैनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th लर्न म्यूजिक, क्वेश्चन मार्क लग गया आपका। जैसा भी सेंटेंस आएगा हम आसानी से आराम से बनाएंगे, ठीक है ना। आपको बस यही देखना है कि सबसे पहले सेंटेंस को पहचाना ये किस टेंस से है। ये आइडेंटिटी आपके पास लिखी हुई है और कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा आपको इसके बारे में बेसिक बताया था, उनसे पता करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें छांटेंगे आप, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, वो छांटने के बाद और फिर आपको फॉर्मूला पहली बार में ही सारा सबके लिए फॉर्मूला आपको रट लेना है, याद कर लेना है। कैसे, क्या फॉर्मेटिव में पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, उनकी सबकी आपको जो है जगह सबकी फिक्स कर लेनी है। क्या सब्जेक्ट होगा तो जो यहाँ लगेगा, नहीं आएगा तो नॉट यहाँ लगेगा, क्या आ गया तो हेल्प वर्ब आएगी, कहाँ क्या आएगी, और ये हो गया तो ये कहाँ आएगा, अदर वर्ड्स कहाँ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही फिक्स कर लेनी है, ठीक है। अभी हमने एक एक जो है सबके टेंसेस करे, ये आपको लेकिन फॉर्मूले ध्यान रखना है, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है फॉर्मूले। अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं करे, फॉर्मूले में भी आपको याद क्या करना है जो मैंने आपको बताया था, एक तो इनकी आइडेंटिटी याद करनी है, एक आपको इनका आइडेंटिटी के बाद इसमें कौन सी हेल्प वर्ब लगेगी, किस टेंस में कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म लगेगी, पास्ट फॉर्म लगेगी, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लगेगा, या आईएनजी लगेगा, क्या लगेगा, आपको ये पहले से ही फॉर्मूले से सब चीज़ें याद कर लेनी है, ठीक है बच्चों। ये अभी तो हमने 3 टेंस करे हैं, इंडेफिनिट के तीनों एग्जाम्पल मैंने अभी एक एक लिया है, आगे चल के इसमें और भी एग्जाम्पल अपन लेंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि किस तरीके से हमें टेंसेस सीखने हैं। एकदम ऐसे सीखेंगे कि कोई भी सेंटेंस आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, छोटे मोटे की तो कोई है ही नहीं, कितना भी लंबा सेंटेंस आ जाए, एवरी सेंटेंस विल बी वेरी इजी टू यू देयर। You will face no difficulty in translating in any sentence, whether it is a small sentence, it is a short sentence, or it is a very long sentence. Okay? The length and the size of the sentence will not create any problem before you if you do according to my instructions. ओके, आगे हम इसमें स्पोकन का भी लेके चलेंगे, स्पोकन के लिए चल रहा है जी, मान लीजिए आप इसको। आज के लिए हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग विथ मी।